गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में नया टॉपिक जो कि भुगतान संतुलन है वो इसी यूनिट फर्स्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। पिछली क्लास में भुगतान संतुलन के बारे में चर्चा की, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई थी उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उसके बाद व्यापार संतुलन में क्या क्या चीजें शामिल होती है उसके बारे में देखा, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात तो है ही, साथ में पूंजी का आवागमन, ब्याज का भुगतान या प्राप्ति, जहाजरानी सेवाएं, पर्यटन सेवाएं और विशेषज्ञों की सेवाएं, ये सारी चीजें यानी जो भी समस्त आर्थिक लेन देन एक देश के दूसरे देशों के मध्य जो भी लेन देन होते हैं उन सभी लेन देनों का निश्चित समयावधि में एक विवरण या क्रमबद्ध विवरण ही भुगतान संतुलन कहलाता है। इसका मैंने आपको सारांश रूप में बता दिया। इसके बाद व्यापार संतुलन की बात की थी। व्यापार संतुलन में एक देश के निर्यातों का मूल्य दूसरे देश के आयातों के, एक देश के निर्यातों और आयातों के मूल्य के अंतर को ही व्यापार संतुलन कहा जाता है साधारण शब्दों में। इसके बाद दो अर्थशास्त्री जिसमें बेनहम और सैमुअल्सन, इन दोनों के द्वारा दी गई व्यापार संतुलन की परिभाषाओं के बारे में चर्चा की। इसके अंतर्गत उन्होंने यही बताया कि एक देश के निवासियों के जो भी निर्यात होते हैं और जो आयात होते हैं उन दोनों के मूल्यों का अंतर ही व्यापार संतुलन कहलाता है। इसके बाद इन्होंने व्यापार संतुलन की 3 स्थितियां बताई थी, जिसमें अनुकूल व्यापार संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन और साम्य व्यापार या व्यापार संतुलन बताया गया। व्यापार संतुलन की सूत्र के द्वारा अभिव्यक्ति बताई, जिसमें BT बराबर XT माइनस MT, मतलब XT निर्यातों का मूल्य, BT व्यापार संतुलन होता है, MT आयातों का मूल्य होता है और उन दोनों का अंतर ही आपका व्यापार संतुलन निकाल के देता है कि व्यापार संतुलन आधिक्य का है, प्रतिकूल है, संतुलन में है, जैसे भी ये बताता है। आज की बात करते हैं व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर करेंगे। हेडिंग डालिए, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में 4 अंतर बताइए या व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर करिए। प्राय भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु वास्तव में इन दोनों में ही या इन दोनों का ही अलग अलग अर्थ होता है। व्यापार संतुलन जो है भुगतान संतुलन का ही एक अंग होता है। ये जो व्यापार संतुलन है ये निकला या भुगतान संतुलन के अंदर ही व्यापार संतुलन समाहित होता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन जो कि लगते एक जैसे हैं लेकिन इनमें अंतर पाए जाते हैं, उन अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट अंतर की बात करते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर होता है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं के आयात एवं निर्यातों का विस्तृत विवरण रहता है। इसमें व्यापार संतुलन में वस्तुओं के आयातों व निर्यातों का, वस्तुओं के आयातों व
निर्यातों का विवरण रहता है। किसमें? व्यापार संतुलन में। किंतु भुगतान संतुलन में केवल आयातों तथा निर्यातों का ही नहीं, वस्तुओं के आयातों एवं निर्यातों का ही नहीं, वरन सेवाओं, पूंजी, स्वर्ण आदि का भी समावेश किया जाता है। यहाँ इधर मैं आपके भुगतान संतुलन उस तरफ कर देती हूँ, व्यापार संतुलन इस तरफ कर देती हूँ। भुगतान संतुलन मैं इसमें मोटे मोटे रूप में लिखूंगी, फिर इसके नोट्स कैसे बनाने हैं आपको बता दूंगी। भुगतान संतुलन के अंतर्गत वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं, पूंजी, स्वर्ण आदि के आयात निर्यातों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार देखो आप इसमें व्यापार संतुलन में तो सिर्फ वस्तुओं के आयात और निर्यातों को ही शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के रूप में, पूंजी के रूप में, स्वर्ण के रूप में जो भी आयात और निर्यात किए जाते हैं, उन समग्र चीजों को भुगतान संतुलन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह आपका पहला अंतर था। इसी के अंतर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आयात और निर्यात, जो कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन दोनों में ही होते हैं। तो आयात और निर्यात भी दो प्रकार के होते हैं, दृश्य एवं अदृश्य। दृश्य क्या होते हैं, जिसके बारे में बता रही हूँ। वस्तुओं जो बंदरगाह में रखे रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं, इसमें जो वस्तुएं क्या आयात व निर्यात का विवरण रहता है। इसके अंतर्गत सिर्फ इसमें सिर्फ दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। इसमें सिर्फ दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों ही मदों को शामिल किया जाता है। जबकि इसमें दृश्य व अदृश्य दोनों ही मदों के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। दृश्य जो बंदरगाह में रखे रजिस्टर में दर्ज होती है। जब आपका माल एक देश से दूसरे देश में आ रहा है, तो वो माल आएगा किसमें? जहाज में ही तो आता है। और जहाज में जो बंदरगाह बने हुए होते हैं, वहां पर रजिस्टर रखे हुए होते हैं। जिन जिन की एंट्री उस रजिस्टर में की जाती है, वो तो आपकी दृश्य मदों के अंतर्गत आएगी। और जिन चीजों की एंट्री रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाती है, वो आपके अदृश्य आयात निर्यात कहलाते हैं। इस प्रकार व्यापार संतुलन में विदेशी व्यापार की केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन की बात करते हैं तो भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य दोनों ही प्रकार की मदों के आयात निर्यातों को
इस चीज को देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि व्यापार संतुलन जो है भुगतान संतुलन का ही एक अंग है। मतलब ये तो विस्तृत रूप में होगा और ये आपका संक्षिप्त रूप में व्यापार संतुलन कहलाएगा। इसमें समग्र जो भी समस्त लेन देन होते हैं उन समग्र आर्थिक लेन देनों का, और जो आपके लेन देन भी होंगे वो लेन देन कैसे होंगे, आर्थिक। आर्थिक का मतलब होता है जिससे आय प्राप्त होती है। इस प्रकार इसमें आपको अंतर साफ साफ पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर की। व्यापार संतुलन किसी देश की भुगतान स्थिति का आर्थिक विश्लेषण ही है, जबकि भुगतान संतुलन देश की भुगतान स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण है। अगर हम व्यापार संतुलन की दृष्टि से किसी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाएं तो वह उसका आर्थिक विश्लेषण ही है। आर्थिक का मतलब होता है छोटे रूप में, जबकि भुगतान संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो वो किसी देश की अर्थव्यवस्था की भुगतान स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण होता है। इसमें जो है संपूर्ण आ जाएगा और इसमें आर्थिक आ जाएगा। देखिए इसमें व्यापार संतुलन किसी देश की व्यापार संतुलन किसी देश की व्यापार संतुलन किसी देश की भुगतान स्थिति का आर्थिक विश्लेषण है, जबकि भुगतान संतुलन जो है किसी भी देश की भुगतान की स्थिति का कैसा विश्लेषण है, संपूर्ण समग्र विश्लेषण होता है। क्योंकि इसमें सभी चीजें शामिल हो जाती हैं, सिर्फ दृश्य मद ही नहीं, दृश्य के साथ अदृश्य पूंजी, स्वर्ण, सेवाएं, विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, जो भी सारी चीजें आती है जिनसे आय प्राप्त होती है वो सब चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो किसी भी देश की अगर भुगतान स्थिति का व्यापार संतुलन जो है वो तो आंशिक या आंशिक आएगा, सॉरी आंशिक नॉट आर्थिक में आंशिक विश्लेषण है। आंशिक का मतलब होता है छोटे रूप में, कम रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि व्यापार संतुलन किसी भी समय अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। व्यापार संतुलन प्रतिकूल या अनुकूल, प्रतिकूल या अनुकूल हो सकता है, जबकि भुगतान संतुलन की अपन बात करते हैं तो भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। सदैव क्या रहता है, संतुलित। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। यानी आपका व्यापार संतुलन तो प्रतिकूल भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है, लेकिन किसी भी देश का जो भुगतान संतुलन है वो हमेशा संतुलित ही रहता है। इस प्रकार ये नेक्स्ट अंतर था। आगे की बात करते हैं तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आगे अंतर की बात करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको, व्यापार संतुलन प्रतिकूल या अनुकूल हो सकता है, लेकिन भुगतान संतुलन सदैव संतुलित ही रहता है।
इन अंतर के बाद नेक्स्ट अंतर की बात करें तो व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर करते हुए बात करते हैं। व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन अधिक व्यापक है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, इसलिए ये संक्षिप्त हो जाता है। और भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है, इसलिए ये व्यापार संतुलन की अपेक्षा अधिक व्यापक हो जाता है। इस प्रकार व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है और ये सबसे बड़ा अंग माना जाता है। कौन सा? भुगतान संतुलन। इस प्रकार आप इसमें जो है ये अंतर दे सकते हैं कि व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन अधिक व्यापक है। और क्यों? क्योंकि इसमें केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन जो है में दृश्य और अदृश्य दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के निर्यात और आयातों के मूल्य के साथ साथ पूंजी, स्वर्ण और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको मैंने बता चुकी हूँ। जहाजरानी सेवाएं, पर्यटन से संबंधित सेवाएं, सेवाओं से संबंधित विशेषज्ञ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उन सब की सेवाएं जो कि दृश्य और अदृश्य मदों में आती है, उन सभी चीजों को भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। अतः व्यापार संतुलन संक्षिप्त है जबकि भुगतान संतुलन व्यापक है। लिखिए इसमें व्यापार संतुलन एक संक्षिप्त अवधारणा है। व्यापार संतुलन एक संक्षिप्त अवधारणा है क्योंकि इसमें केवल दृश्य आयातों व निर्यातों के वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। इसमें केवल दृश्य आयातों व निर्यातों के यहाँ पर जो है वस्तु इधर कर लो, इसमें केवल दृश्य वस्तुओं के आयातों व निर्यातों के मूल्यों को शामिल किया जाता है। आप इधर भुगतान संतुलन जबकि भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की अपेक्षा व्यापार संतुलन की अपेक्षा व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं के कौन सी दृश्य व अदृश्य वस्तुओं और सेवाओं के साथ में स्वर्ण, पूंजी आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े ऐसा आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब अगर व्यापार संतुलन आपका कभी प्रतिकूल भी हो गया तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पक्ष अथवा विपक्ष दोनों में हो सकता है। यदि किसी देश का व्यापार संतुलन उसके पक्ष में नहीं है तो ये बड़ी कोई चिंता की बात नहीं होती है। जबकि भुगतान संतुलन की बात करते हैं तो भुगतान संतुलन का देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि भुगतान संतुलन
प्रतिकूल स्थिति का प्रतीक बन जाता है कि अगर आपका भुगतान संतुलन पक्ष में नहीं है तो। अतः भुगतान संतुलन देश के लिए चिंता का विषय माना जाता है अगर यह पक्ष में नहीं होगा तो। इस प्रकार ये इसमें नेक्स्ट अंतर माना जाएगा कि व्यापार संतुलन पक्ष या विपक्ष में हो, ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात नहीं होती है। इसके विपरीत भुगतान संतुलन का पक्ष में रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये देश की आर्थिक स्थिति की अगर आर्थिक पक्ष में नहीं है तो देश की आर्थिक स्थिति की प्रतिकूल दशा को संबोधित करता है और जो कि देश के लिए चिंता का विषय बन जाता है या चिंता का विषय माना जाता है। इस प्रकार इसका पक्ष और विपक्ष में होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भुगतान संतुलन का अंग है, छोटा सा रूप है, जबकि भुगतान संतुलन में इस चीज का समावेश ऑलरेडी है, तो इसका पक्ष में होना आवश्यक है, इसका संतुलित रहना आवश्यक है। ये अगर प्रतिकूल हो भी जाता है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार आप ये नेक्स्ट अंतर देख सकते हो। एक और बात करते हैं, व्यापार संतुलन का आर्थिक विश्लेषणों के निर्णयों में बहुत कम उपयोग होता है। जो व्यापार संतुलन की जब क्रमबद्ध रूप से विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसमें देश की आर्थिक स्थिति के निर्णय जो है सही प्रकार से नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इस दृष्टि से व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन का महत्व ज्यादा माना जाता है। अतः देश की भुगतान संतुलन की स्थिति को पता लगाकर ही हम देश की आर्थिक स्थिति संबंधी निर्णय लेने में भुगतान संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आर्थिक विश्लेषण के निर्णय में भुगतान संतुलन का अधिक उपयोग होता है व्यापार संतुलन की अपेक्षा। अतः इन सभी अंतरों को ध्यान में रखते हुए हम व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के अंतर करते हुए ये बता सकते हैं कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है। ये पक्ष और विपक्ष में रहता भी है तो ये किसी देश की आर्थिक स्थिति के लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है। साथ में देश की आर्थिक निर्णय से संबंधित अगर कोई भी नीतियाँ बनाई जाती है तो नीतियों में व्यापार संतुलन के या व्यापार संतुलन की स्थिति को ध्यान में ना रखते हुए भुगतान संतुलन की स्थिति को देखते हुए देश की आर्थिक निर्णय संबंधी योजनाएं बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है। अतः व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन एक देश की आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में आपके ये 6 पॉइंट्स जो थे वो अंतर के रूप में बताए गए हैं। अगर आपके क्वेश्चंस जो आता है कि वो इस प्रकार से भी आ सकता है कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, वह इनमें 4 अंतर बताइए, 2 अंतर बताइए, या जो है आपका छोटा क्वेश्चन भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी किया जा सकता है कि व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस कथन की संक्षिप्त रूप में व्याख्या करिए। इस आंसर को करने के लिए आपको व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में परिभाषाओं को देखते हुए उनका अंतर बताना होगा कि किस प्रकार से व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए या किसी भी देश की
अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भुगतान संतुलन ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः